जब से ईरान की जंग शुरू हुई है, इस स्टेज पर आकर कितने दुनिया के एनालिस्ट हैं जिनका यह ख्याल है कि जंग खत्म हो गई है। जंग खत्म नहीं, जंग तो अभी शुरू हुई है। ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर लिया। 56 साल के आयतुल्ला खामनाई के दूसरे नंबर के बेटे सैयद मुज्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब कर दिया गया है और उन्होंने ओहदा संभाल लिया। मजलिस खुबरगान हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद मुज्तबा खामनेई और उनके ओहदा संभालते ही ईरान में जश्न का माहौल है। लोग सड़कों पर हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये सेलिब्रेशन आंखों में चुभ रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की और इजराइल की, क्योंकि वो चाहते थे कि रजीम चेंज के ऑपरेशंस हो। आवाम सड़कों पर इस रजीम के खिलाफ निकले। आवाम सड़कों पर तो निकली लेकिन रजीम की फेवर में। और ये सिर्फ वाहिद मुल्क नहीं है जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल, जहां पर ये अफसोस मनाया जा रहा है। एक मुल्क और भी है जहां पर लोगों को सांप सूंघा हुआ है और वो मुल्क है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में इस सारी जंग के पेश नजर हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल 50 रुपए बढ़ा दिया है। यानी वो ऑर्डर्स, उस महंगे तेल के ऑर्डर्स जो अभी प्लेस हुए हैं, अभी वो तेल आया भी नहीं है लेकिन रेट हमने पहले ही चढ़ा दिया है। इसे कहते हैं द परफेक्ट केस ऑफ एन अपॉर्चुनिटिस्ट। लेकिन एट द सेम टाइम तीसरी जगह पर देखेंगे, आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स जो कि एक सिंबल है मॉडर्निटी का, जो कि एक सिंबल है मॉडर्न दुनिया का, कैपिटलिज्म का, वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट दम और दुरूद पर लग गए। अब्राहमिक प्रेयर्स कराई जा रही है वॉशिंगटन में, व्हाइट हाउस के अंदर। और जो ट्रंप की स्पिरिचुअल लीडर हैं, अगर कभी आप इनकी दुआएं सुन लें, आपका रंग उड़ जाए कि ये बोल क्या रही हैं। For angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. Hamanda ata ata raka deda baka sanda ata ambo osa kata rite eke banda ata rike didi ashata। इन दुआओं को कहते हैं अब्राहमिक प्रेयर्स और अब्राहमिक प्रेयर्स की कोई सिग्निफिकेंस दुनिया के किसी रिलीजन से आपको नहीं मिलती। तीसरी तरफ अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया पे एक बड़ी बात गर्म है और वो बात यह है कि क्या अमेरिका या इस्राइल एक न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं ईरान के ऊपर। नाउ दैट्स अ मेजर क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। आप कितनी बहस करना चाहें कि ईरान जंग जीत रहा है या हार रहा है, आप जितनी बहस करना चाहें कि अमेरिका जंग जीत रहा है या हार रहा है, आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि नेतन्याहू, इजराइल, फेक कंट्री ये जंग ऑलरेडी जीत रहे हैं, क्योंकि जहां सबकी तवज्जो ईरान की तरफ है, लेबनान में ऑपरेशंस तेज हो रहे हैं और बहुत जल्द खुदा ना खास्ता शायद आपको सुनने को यह मिलेगा कि लेबनान हैज फॉलन। आज की इस वीडियो में खबरों की बात नहीं करूंगा, मैं ये बात नहीं करूंगा आपसे कि बम कहां गिर रहे हैं। मैं आपसे बात करूंगा 5 डिफरेंट टेंजेंट्स पे। पहला टेंजेंट कि क्या अमेरिका खुद से एयर बेसिस अपनी खत्म करना चाहता था, अपनी मिलिट्री बेसिस हटाना चाहता था, इसके हवाले से कहानी क्या है। साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि लेबनान में चल क्या रहा है। एंड देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि खुद जूडाइज्म की अपनी प्रोफेसीज इस जंग के बारे में क्या कहती हैं और वो हिडन प्लेयर कौन है जिसकी सिग्निफिकेंस कोई नोट ही नहीं कर रहा। एंड लास्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या ये जंग एक न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाएगी या नहीं। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1997 में। सन 1997 में एक डॉक्यूमेंट पब्लिक हुआ, जिस डॉक्यूमेंट को आज आप पीनैक के नाम से जानते हैं। पीनैक का मतलब है प्रोजेक्ट फॉर न्यू अमेरिकन सेंचुरी। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर डिक चेनी के सिग्नेचर मौजूद हैं। इस डॉक्यूमेंट के ऊपर राम्सफील्ड के सिग्नेचर मौजूद हैं। इसके ऊपर वोल्फविट्ज के सिग्नेचर मौजूद हैं। ये डॉक्यूमेंट कहता यह है कि अमेरिका को एक नई सदी में ले जाने के लिए हमें परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस चाहिए मिडिल ईस्ट के अंदर। और फिर आपने क्या देखा, सन 2007 में यूएस जनरल वेस्ली क्लार्क ने सीएनएन को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू की क्लिपिंग्स आज भी यूट्यूब पे मौजूद है। उस इंटरव्यू में उसने कहा कि 9/11 के बाद जब मैंने ज्वाइन किया पेंटागन को, तो पेंटागन में एक डॉक्यूमेंट मेरी नजर से गुजरा। उस डॉक्यूमेंट में यह लिखा था कि हमने अगले 5 साल के अंदर 7 मुल्कों को टारगेट करना है
उनके अंदर अपने ऑपरेशंस करने हैं और रेजिम्स चेंज करनी है। कि 7 मुल्क कौन से? ये 7 मुल्क हैं इराक, सीरिया, लेबनान, लिबिया, सोमालिया, सूडान और ईरान। फिर 1982 में इसराइल का द ग्रेटर इसराइल ब्लूप्रिंट सामने आता है और ओदेद येनॉन प्लान आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, देख रखा है, और मैंने अपनी इस वीडियो में ओदेद येनॉन प्लान के बारे में, द ग्रेटर इसराइल प्लान के बारे में तफसील से आपको बताया था, क्योंकि वो सिर्फ एक जर्नलिस्ट की राइटिंग नहीं है, वो सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, एक कीव्यूम में छपने वाला डॉक्यूमेंट है जिसकी सिग्निफिकेंस बहुत है। और फिर 1982 के बाद से लेकर आज तक आप क्या देखते आ रहे हैं कि इस प्लान के मुताबिक हर चीज चलती आई है कि मुस्लिम ममालिक में इन्वेड करो और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दो। ये किसी भी मुल्क के अंदर छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देने का मतलब आमतौर पे बैल्कनाइज करना कहा जाता है। बैल्कनाइजेशन इसलिए मैटर करती है ताकि जब छोटी छोटी रियासतों में मुल्क बढ़ जाएंगे तब अहले यहूद के सामने, कौम यहूद के सामने कोई बड़ा खड़ा नहीं हो पाएगा और इनकी रीजनल हेजेमनी बन पाएगी और ये ग्रेटर इसराइल के प्लान को पाए तकमील तक पहुंचा पाएंगे। और फिर आपने देखा कि इराक में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ जब इराक को 3 हिस्सों में, सुन्नी एरिया, शिया एरिया और कुर्दी एरिया में बांट दिया गया। और फिर आपने सीरिया में यही देखा कि सीरिया को 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और ईरान को अब ये वीकन करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 700 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तो जब यूनाइटेड स्टेट्स खुद कहता है पीनैक डॉक्यूमेंट के अंदर कि हमें मिडिल ईस्ट में परमानेंट बेसिस चाहिए, परमानेंट प्रेजेंस चाहिए, तो एग्जैक्टली क्या अमेरिका यही चाहता है? अमेरिका कुछ चाहता है, अमेरिका के एलीट्स कुछ और चाहते हैं। अमेरिका के एलीट्स चाहते हैं कि इसराइल को ग्रेटर इसराइल तभी बना पाएंगे जब रीजन के अंदर हेजेमनी इसराइल की बनेगी, यानी अमेरिका अपनी बेसिस हटा ले और यहां पर इसराइल रीजन का हेजेमन बनकर सामने आ जाए। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस बेसिस को हटाने की परमिशन दे पाएगी? हरगिज़ नहीं। तो फिर ऐसे में क्या तरीका कार बचता है कि हमारी बेसिस को दुश्मन ने उड़ा दिया है। अब बात यहां पर समझने वाली यह है, ईरान इज नॉट पार्ट ऑफ द प्लान। ईरान ने अपनी मेहनत से अपनी प्लानिंग के तहत यूएस बेसिस को टारगेट किया, लेकिन एट द सेम टाइम वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर यूएस ऑफिशियल्स कहते हैं कि यह हमने ऑलरेडी एंटिसिपेट किया था। दुनिया की सबसे बड़ी पावर, द सुपर पावर, वो क्यों एंटिसिपेट करती है और उस एंटिसिपेशन के लिए क्या पॉलिसी बनाती है? कहीं ऐसा तो नहीं जो एनालिस्ट कहते हैं कि यूएस चाहता था कि ईरान इश्ताल में आए, यूएस बेसिस को अटैक करे, यूएस बेसिस यहां से इवैक्यूएट करें ताकि अब रीजन में मौका मिल सके इसराइल को अपनी हेजेमनी बनाने के लिए। जो प्लान आप होता हुआ देख रहे हैं, ईरान ने अपनी मेहनत के तहत भरपूर जवाब दिया, जबरदस्त रिटेलिएट किया, बट दिस was already anticipated by the United States। और वो ये जगह इसराइल के लिए खाली करना चाहते हैं। जिस जंग को आप एक्सीडेंट समझते हैं, ये एक्सीडेंट नहीं, ये कैलेंडर का हिस्सा है। इस वक्त इस जंग में सबकी तवज्जो या ईरान की जानिब है या डोनाल्ड ट्रंप की और यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब है, और कहीं भी तवज्जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट की तरफ नहीं की जा रही। एंड दैट पर्टिकुलर कंट्री दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज लेबनान। अब सवाल यह है कि अगर आप एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को देखें तो उसमें सबसे मजबूत खिलाड़ी कौन है? सबसे मजबूत खिलाड़ी है हिजबुल्लाह, क्योंकि हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह की क़यादत में एक बहुत बड़ी पावर बनकर साबित हुआ और उस पावर ने लेबनान के अंदर स्टेट विद इन अ स्टेट कायम कर दी कि जहां पर लेबनान के कितने इलाकों के ऊपर सिर्फ हिजबुल्लाह का कंट्रोल हुआ करता था। 1 लाख से ज्यादा मिसाइल्स की कैपेसिटी। फिर आपने देखा कि अक्टूबर 2024 में हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया गया और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी गई। इस वक्त ग्राउंड ऑपरेशंस जारी हैं, बमबारियां जारी हैं और इसराइल पेशकदमी कर रहा है लेबनान की तरफ। अब यहां पर इंपॉर्टेंट एलिमेंट यह है कि इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मैप्स देखें, ये उनका अपना डेटा है, कोई मुस्लिम सोर्स नहीं। हिजबुल्लाह का लेबनान में टेरिटोरियल कंट्रोल ड्रास्टिकली कम हो रहा है। अब अगर लेबनान गिरता है तो इसका मतलब यह है कि ग्रेटर इसराइल का नॉर्थ सिक्योर हो जाता है।
अब आपको समझ में आता है कि लेबनान गिरने के करीब मौजूद है, शाम ऑलरेडी गिर चुका है, जॉर्डन न्यूट्रलाइज हो चुका है और सऊदी अरेबिया के साथ अब्राहम एकॉर्ड्स पर ऑलरेडी बात चल रही है, नॉर्मलाइजेशन की कहानी की जा रही है। यानी ओदेद यानॉन प्लान मेनो वन वर्ड टू वर्ड फॉलो किया जा रहा है। इसलिए इस प्लान को समझना, इस प्लान को देखना आपके लिए जरूरी है। पर सवाल यह है कि यहूदियों की प्रोफेसीज एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर जंग के बारे में क्या कहती हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर द थर्ड एंगल। अब जो एंगल मैं आपको समझाने लगा हूं कि थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आपने दिमाग खोलकर सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। ये जो दुनिया के एलीट्स नए वर्ल्ड ऑर्डर को चलाते हैं, ये खुद भी नहीं चाहते कि इसराइल बचे, ये चाहते हैं कि इसराइल तबाह बर्बाद हो, और वो अपनी प्रोफेसीज के नतीजे में। अब इस बात को समझने के लिए आपने सबसे पहले मुलाहिजा करना है कि कुरान मजीद में सूरह अल इसरा की आयत नंबर 4 से 8 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनी इसराइल से कहा कि तुम जमीन में 2 बार फसाद फैलाओगे। पहला तब जब बेबीलोन ने इन्हें तबाह बर्बाद किया, और दूसरा फसाद वो कि इस्लाम की तारीख में सबसे बड़े मुफस्सिरीन में से एक माने जाते हैं, वो ये खुद लिखते हैं और फरमाते हैं कि ये आखिर-उज़्ज़मा में आएगा, एंड ऑफ टाइम्स के अंदर ये एक बार फिर फसाद मचाएंगे, एक बार फिर फसाद फैलाएंगे, जिसको मेरे उस्ताद डॉक्टर इसरार अहमद कहा करते थे कि ये वो फसाद होगा जिसके नतीजे में एक बार फिर इनके ऊपर अजाब आएगा। अब आपने सही बुखारी की हदीस 2944 पढ़नी है। उस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 70,000 अहले यहूद के लोग वो निकलेंगे इस्फहान से और दज्जाल के इस लश्कर को, दज्जाल की फौज को ज्वाइन करेंगे, कि वो लोग हैं जिन्होंने किसी को नहीं माना, जिन्होंने हक को रिजेक्ट कर दिया। ये वो बातिल हैं जो शैतान के कहे पर, शैतान के अहकामात पर चलते हैं। जूडाइज्म की कबालिस्ट ट्रेडिशंस के अंदर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को शेवलेई मशीयाक कहते हैं, यानी बर्थ पैंग्स ऑफ द मशीया। और इसके मुताबिक जब मसीहा आएगा, इनका मसीहा यानी दज्जाल आएगा, तो उसके आने से पहले इसराइल पर आजमाइशें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, तकलीफें आएंगी, जंग होगी, और जंगों के नतीजे में फिर मसीहा आएगा। यानी जो कुछ हो रहा है ये इनकी प्रोफेसीज के मुताबिक है, और इनकी प्रोफेसीज को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए है। ज़ुहार यानी कबालिज्म की सबसे बड़ी किताब, उसके अंदर अगर आप पढ़ें तो आप ये देखते हैं कि आखिर-उज़्ज़मा में जो जंगें होंगी उसके नतीजे में बड़ी तबाही और बर्बादी होगी, और ये तबाही और बर्बादी इसराइल में आएगी। तो यहां पर चंद एक सवाल आपके जहन में आएंगे कि जब ये तबाही और बर्बादी आएगी तो उस तबाही और बर्बादी को ये खुद अपनी किताबों में क्या कहते हैं? ये उसे गॉग एंड मैगॉग कहते हैं। अब यहां पर एक बात आपने समझनी है, मैंने इसके हवाले से पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, बहुत से लोगों के सवाल भी आए, तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। जब हम याजूज माजूज की बात करते हैं, हमारी एक गंदी आदत है, हम हर चीज को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, तो याजूज माजूज से हम गॉग एंड मैगॉग जो क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है वो उठाने की कोशिश करते हैं। यहां पर गॉग एंड मैगॉग ऑफ जूडाइज्म इज नॉट इक्वल टू याजूज एंड माजूज। याजूज एंड माजूज को क्रिश्चियनिटी में आप गॉग एंड मैगॉग कह सकते हैं, लेकिन यहां पर जो जूडाइज्म के अंदर गॉग एंड मैगॉग है, उससे मुराद ईरान और रशिया ली जाती है। और ये कहते हैं अपनी किताबों में, इनकी किताबों में ये लिखा है, गॉग एंड मैगॉग यानी ईरान और रशिया, इन पर पहले हमला आवर होंगे और हर तरफ से हमला किया जाएगा, जिसके नतीजे में इसराइल की बहुत तबाही होगी, और फिर इसराइल एक बार फिर खड़ा होगा और इस जंग में वो गॉग और मैगॉग को तबाह बर्बाद करेगा, और उसके नतीजे में मसीहा आएगा, यानी इनका दज्जाल आएगा। अब यहां पर एक सवाल आपके जहन में आएगा, आपके जहन में सवाल आएगा कि ये जितने मार्क ज़करबर्ग और सैम ऑल्टमैन और पीटर थील, ये जितने ज्यूज हैं जो आज दुनिया के एलीट्स माने जाते हैं, ये क्या समझते हैं?
पहली बात ये क्लियर कर लें, ये इसराइल के सपोर्टर्स ज़रूर हैं, ये इसराइल के पहरेदार नहीं हैं। यानी वो लोग जो इसराइल में मौजूद हैं वो तो खुद विक्टिम्स हैं, उनको तो तबाही और बर्बादी के लिए लाया जा रहा है। यानी लाशें रखी जाएंगी तो सियासत हो पाएगी, और ये सब होने के बाद जब इनका मसीहा आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू देम, जब इनका मसीहा आ जाएगा तो दुनिया की वो एलीट ही तो कनेक्ट करेंगे उस मसीहा के साथ, और वो लोग इसराइल में नहीं रहते, वो तल अवीव में नहीं रहते, वो सिलिकॉन वैली में रहते हैं, वो न्यूयॉर्क में रहते हैं, वो न्यूजीलैंड में जाकर 4-4 हज़ार एकड़ ज़मीन खरीदकर अपने बंकर्स बनाते हैं। आपको क्या ये बात पता है कि अगर आप यहूदी हैं और दुनिया के किसी भी इलाके में रहते हैं तो इसराइल की गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है कि इसराइल आकर रहें, आपको नौकरी भी दी जाएगी, पैसा भी दिया जाएगा, मकान भी दिया जाएगा, और आपको बंदूक भी दी जाएगी, और आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। तभी दुनिया के लोग यहां आते हैं, और जब ये आ जाते हैं तो इन्हीं को एज अ स्केपगोट यूज किया जाएगा एज पर द प्रोफेसीज, और उसके बाद इनका मसीहा आएगा। यहां पर ये बात समझने की जरूरत है कि मैं यहूदियों से नफरत नहीं करता, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। मेरी नजर में वो पहले विक्टिम्स हैं, जो शैतान के विक्टिम्स हैं। यानी शैतान ने जिस कौम की बलि चढ़ाई है वो सबसे पहले ये हैं जो उसके हत्थे चढ़ चुके हैं, जो उसके हाथ लग चुके हैं, और इन्होंने अपने आप को भी तबाह बर्बाद कर लिया, क्योंकि ये सरेंडर कर गए शैतान के आगे, और अब ये चाहते हैं कि दुनिया की दूसरी कौमें भी सरेंडर कर जाएं। तो सवाल यह है कि अगर ये गॉग एंड मैगॉग से मुराद ईरान और रशिया लेते हैं तो ईरान और रशिया का नेक्सस कितना इंपॉर्टेंट है इस पूरी जंग के अंदर। पर प्रॉब्लम यह है कि रशिया की जानिब कोई देखने को तैयार ही नहीं है। 2025 में रशिया और ईरान के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ, लेकिन इसको समहाउ मीडिया में कोट नहीं किया जाता, और मेन स्ट्रीम मीडिया आपको सही खबर पहुंचाता भी नहीं है, ना सही बात बताता है, ना सही एनालिसिस दे पाता है। सवाल यह है कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल एग्रीमेंट किस चीज का था। ये डिफेंस एग्रीमेंट था, और इस डिफेंस एग्रीमेंट के नतीजे में एग्जैक्टली हुआ क्या? 6 मार्च 2026 को CNN और वॉशिंगटन पोस्ट दोनों ने रिपोर्ट किया है कि रशिया ईरान को यूएस मिलिट्री की एग्जैक्ट लोकेशंस दे रहा है। यूएस के वॉरशिप्स, यूएस के एयरक्राफ्ट, गल्फ में बेसेस, सैटेलाइट के जरिए ईरान की मदद कर रहा है। अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि रशिया डायरेक्टली लड़ नहीं रहा है, रशिया बैक एंड पे है, बैकफुट पे है, इंटेलिजेंस दे रहा है, क्योंकि रशिया चाहता है कि अमेरिका उलझा रहे मिडिल ईस्ट में, ताकि यूक्रेन वॉर की तरफ उसकी तवज्जो ना हो सके। और यहां पर यही बात आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि रशिया अभी तक उतना एक्टिव प्लेयर नहीं है जैसे कि जूडाइज्म की प्रोफेसीज कहती हैं कि ईरान और रशिया मिलकर अटैक करेंगे, तो वो तो हो नहीं पा रहा। लिहाजा इस जंग में सर्द महरी है, और आपको पिछली अपनी इस वीडियो में मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि ये अपनी प्रोफेसीज तक अपने कंट्रोल में रखते हैं। दुनिया की कितनी कोई शातिर कौम है कि ये प्रोफेसीज भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। लिहाजा ये माहौल ऐसा पैदा करेंगे कि रशिया और ईरान इकट्ठे हो जाएं और मिलकर इनके ऊपर अटैक करें। टिल दैट टाइम ये जंग चलती रहेगी और ये काम होता रहेगा। एट द सेम टाइम सोशल मीडिया पे एक खबर गर्म है कि न्यूक्लियर वॉर का खदशा है। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये कहानी क्या है। जून 2025 में ईरान के ऊपर एक 12 दिन की जंग मुसल्लत की गई, जिसके नतीजे में ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को, नतांज को, फोर्डो को, इस्फहान को टारगेट किया गया। और फिर आपने ये देखा कि 28 फरवरी 2026 को एक नई जंग मुसल्लत कर दी गई और नए अटैक्स का सिलसिला शुरू हो गया। अभी चंद घंटों पहले यूएस स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने पब्लिकली एक बयान दिया, और ये एक ऐसी बात की है जो इससे पहले कहीं मीडिया में नहीं आई, ईरान ने नहीं की, कतर ने नहीं की, यूनाइटेड स्टेट्स ने नहीं की, और अब ये बात मेन स्ट्रीम पर इंट्रोड्यूस की जा रही है। और उन्होंने कहा कि ईरानियन नेगोशिएटर्स जो हमारे साथ बैठे थे नेगोशिएशंस के लिए, उन्होंने हमें बताया कि ईरान के पास 460 kg 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, जो कि 11 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के लिए काफी है। अब ये बात स्टीव विटकॉफ ने कर दी। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज हमने प्लान कर लिया है, और एक और तरफ नेतन्याहू कहता है कि अब देखो अब क्या होने वाला है। आज सोशल मीडिया पर यह बहस चल रही है कि क्या न्यूक्लियर अटैक के चांसेस हैं। अब इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा माजी में जाएं कि आज तक दुनिया में
जो न्यूक्लियर अटैक किसी मुल्क पर हुआ है वो 1945 में जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ। लेकिन जापान पर यह अटैक कब हुआ? जब जंग खत्म होने वाली थी, लेकिन जापान ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। जापान के पास इंपीरियलिज्म था, रिसोर्सेज की कमी नहीं थी और रिसोर्सेज बेशुमार थे। एंड लाइकवाइज अगर वो पूरा सिनेरियो उठाकर आज आप ईरान के ऊपर इंप्लीमेंट करें तो ईरान के पास भी रिसोर्सेज की कमी नहीं है। इनफैक्ट दुनिया के एनर्जी रिसोर्सेज का एक मेजर चंक ईरान के पास है। ईरान भी सैंक्शन से गुजरता रहा है, ईरान की इकोनॉमी तबाह होती रही है और ईरान ने भी सरेंडर करने से इनकार कर दिया। सर्टनली ईरान को आइसोलेट करने के लिए और इसराइल को रीजन का हेजमन साबित करने के लिए कुछ ऐसी कार्रवाई हो सकती है। ये कहना आसान है कि न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, लेकिन इसके फिर रिपरकशंस भी आएंगे और इसके रिपरकशंस वो होंगे जो आप, मैं, ये दुनिया शायद बर्दाश्त ना कर पाए। क्योंकि कहानी सिर्फ एक तरफ से तो नहीं होती, ताली हमेशा दो हाथों से बजती है और फिर उसका रिटेलिएशन भी आएगा, जिसके नतीजे में एलीट्स को फर्क नहीं पड़ता अगर कोई एटॉमिक बॉम्ब इसराइल के ऊपर चला दिया जाए, क्योंकि एलीट तो खुद कहीं और बैठे हैं। अब आपको कहानी समझ में आ रही है कि वो खुद चाहते हैं कि इसराइल तबाह हो, बर्बाद हो, ताकि जब मसीहा आए, जब दज्जाल आए, तो ये एलीट बाहर दुनिया से आए और कंट्रोल संभालें। लिहाजा ये शायद इस दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की तरफ पुश करेंगे। लेकिन ये कहना आसान होता है, ऐसा हो जाए ये बहुत मुश्किल है, इसके चांसेस शायद कम है। लेकिन एट द सेम टाइम जिस किस्म के लौंडे लपाड़े और लाउबाली लोग डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, कुछ भी कबल बईद नहीं है। लिहाजा ये एक बड़ा मेजर सिग्निफिकेंस है और इसको नोट करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का रोल बनेगा। प्रोफेसर जियांग ज़ुक्विन, जिनकी बहुत सी प्रेडिक्शंस अब तक सही साबित हुई हैं, वहाँ उन्होंने एक नई प्रेडिक्शन की है और उनकी प्रेडिक्शन ये है कि ईरान के खिलाफ अगर ग्राउंड या बूट्स ऑन द ग्राउंड का ऑपरेशन होता है तो पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल होगी। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई नौबत आएगी, क्योंकि पाकिस्तानियों के दिल हमेशा धड़कते हैं ईरान के साथ और धड़कते हैं सऊदी अरेबिया के साथ। और यहाँ पर एक बात आप भी समझ लीजिएगा कि हम अक्सर ये देखते हैं कि इंडियन मीडिया आपको जगह जगह पर मसाले लगाकर बताता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में SMDA है और वो सिक्योरिटी म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, जिसमें अगर ईरान के ऊपर भी अटैक हुआ तो फिर पाकिस्तान सोचेगा, और सऊदी अरब के ऊपर अटैक हुआ तो पाकिस्तान पहुंच जाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, SMDA का मतलब है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया इकट्ठे खड़े होंगे किसी नॉन मुस्लिम मुल्क के मुकाबले में। इसको समझने के लिए आप वो दौर याद करें कि जब सऊदी अरेबिया ने फोर्सेस मांगी थी यमन ऑपरेशंस के लिए और पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था। पाकिस्तान कभी उस कन्फ्रंटेशन में नहीं जाता जहां पर मुसलमान का खून बहता हो। लिहाजा SMDA इस वक्त उस पर बात करने की तो लॉजिक नहीं है। रही बात पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हो US के लिए अगेंस्ट ईरान, ये मुमकिन नहीं है। यह आपके बीच में फ़र्क डालने के लिए, तफरका फैलाने के लिए इस किस्म की बातें की जाती हैं। प्रोफेसर ज़ुक्विन की बाकी प्रेडिक्शंस शायद अपनी जगह सही साबित हों, लेकिन मुझे नहीं लगता ये प्रेडिक्शन कभी भी सही साबित हो पाएगी। रही बात इसराइल की और यूनाइटेड स्टेट्स की, द ओनली लास्ट वर्ड आई हैव फॉर यू इज, तुम्हें भी देखना होगा वो आलम हम भी देखेंगे, तुम्हें भी देखना होगा वो आलम हम भी देखेंगे, तुम्हें रुस्वा सरे बाज़ार आलम हम भी देखेंगे।